न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर नजर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद। आतंकियों ने कलमा पढ़ने को बोला। इंदौर के LIC अधिकारी ने ऐसा क्या कहा जो मार दी गोली, CM मोहन यादव ने बताया। पहलगाम हमले पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, एकनाथ शिंदे की पार्टी से नेता हो गए शामिल। तो अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से CM योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मुलाकात की। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक है जिनको पहलगाम में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद CM योगी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमले का शिकार हुआ। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही संपन्न हुई थी घटना बताती है कि आतंकवादी अपनी अंतिम सांस ले रहा है। इस दौरान CM ने कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। CM ने आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैंने कल ही शुभम द्विवेदी के पिता से फोन पर वार्ता की। CM ने कहा कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला क्रूर और कायराना हरकत है। CM ने कहा कि हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन लोगों इस घटना को अंजाम दिया जो इस साजिश का हिस्सा बने हैं। उन्हें जीरो टॉलरेंस की नीति को देखना पड़ेगा। CCS बैठक का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि PM मोदी ने निर्णय लिए हैं और आगे की रणनीति में आतंकवाद के खिलाफ भारत एक साथ आगे बढ़ा है। हमें PM मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CM ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले में असमय द्विगंत हुए शुभम द्विवेदी के कानपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोकाकुल परिजनों से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बताया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि द्विगंत पुण्यात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान तथा शोक संतप्त परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब चलिए बढ़ते हैं अब हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर निवासी LIC मैनेजर सुशील नथनियल की निर्मम हत्या ने सभी को झकझोर दिया है। CM यादव ने बताया कि गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमले की घटना से पूरे देश में झकझोर रख दिया है। इस हमले में जान गंवाने वाले इंदौर निवासी LIC अधिकारी सुशील नथनियल की अंतिम यात्रा की शुरुआत उनके पार्थिव शरीर के मंगलवार 22 अप्रैल को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते हुई। जहां शोक और संवेदना का माहौल गहराता चला गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से नथनियल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान जब परिजन मुख्यमंत्री से मिले, वे फूट फूट कर रो पड़े। मुख्यमंत्री ने उन्हें हिम्मत बढ़ाया और कहा, ये सिर्फ आपके परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश का दुख है। हम इस कठिन समय में आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने एक मार्मिक खुलासा करते हुए कहा कि नथनियल की पत्नी जेनिफर ने उन्हें बताया कि हमले से पहले आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा था। इस पर नथनियल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वह ईसाई है और उन्हें कलमा नहीं आता। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। ये दुखद हमला उस वक्त हुआ जब पहलगाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बैसरन में एक पर्यटक बस आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में नथनियल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में गोली लगी। पत्नी जेनिफर और बेटा ऑस्टिन उर्फ गोल्डी उस वक्त साथ थे जो सुरक्षित बच गए। नथनियल इंदौर में करीब 200 किलोमीटर दूर अलीराजपुर में LIC के प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वे न केवल एक जिम्मेदार अधिकारी थे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके असामयिक निधन पर इंदौर समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस जघन्य हमले की केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़ी निंदा की है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा जताया। कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक और मानसिक सहयोग प्रदान किए जाए। सुशील नथनियल की आतंकी घटना में मौत से न केवल इंदौर शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को शोक में डुबो दिया। सुशील को जानने वाले बताते हैं वे न केवल एक जिम्मेदार नागरिक थे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके निधन पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने गहरा दुख जताया। कई संस्थाओं ने सरकार से पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक और मानसिक सहयोग देने की मांग की। अब चलिए बढ़ते हैं अब हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर निवासी LIC मैनेजर सुशील नथनियल की निर्मम हत्या
ने सभी को झकझोर दिया है। सीएम यादव ने बताया कि गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमले की घटना से पूरे देश में झकझोर रख दिया है। इस हमले में जान गंवाने वाले इंदौर निवासी LIC अधिकारी सुशील नतनियल की अंतिम यात्रा की शुरुआत उनके पार्थिव शरीर के मंगलवार 22 अप्रैल को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते हुई। जहां शोक और संवेदना का माहौल गहराता चला गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से नतनियल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान जब परिजन मुख्यमंत्री से मिले, वे फूट फूट कर रो पड़े। मुख्यमंत्री ने उन्हें हिम्मत बढ़ाया और कहा, ये सिर्फ आपके परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश का दुख है। हम इस कठिन समय में आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने एक मार्मिक खुलासा करते हुए कहा कि नतनियल की पत्नी जेनिफर ने उन्हें बताया कि हमले से पहले आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा था। इस पर नतनियल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि वह ईसाई है और उन्हें कलमा नहीं आता। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। ये दुखद हमला उस वक्त हुआ जब पहलगाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बेसरन में एक पर्यटक बस आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में नतनियल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में गोली लगी। पत्नी जेनिफर और बेटा ऑस्टिन उर्फ गोल्डी उस वक्त साथ थे, जो सुरक्षित बच गए। नतनियल इंदौर में करीब 200 किलोमीटर दूर अलीराजपुर में LIC के प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वे न केवल एक जिम्मेदार अधिकारी थे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके असामयिक निधन पर इंदौर समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस जघन्य हमले की केंद्र और राज्य सरकारों ने कड़ी निंदा की है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा जताया। कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है, पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक और मानसिक सहयोग प्रदान किए जाए। सुशील नतनियल की आतंकी घटना में मौत से न केवल इंदौर शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को शोक में डुबो दिया। सुशील को जानने वाले बताते हैं, वे न केवल एक जिम्मेदार नागरिक थे बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके निधन पर शहर की विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने गहरा दुख जताया। कई संस्थाओं ने सरकार से पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक और मानसिक सहयोग देने की मांग की। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये बैठक गुरुवार 24 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रस्तावित है। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। सांसद और शिवसेना संसदीय दल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत शिंदे नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू और कश्मीर में हाल के घटनाक्रमों और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर श्रीकांत शिंदे राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और पहलगाम हमले से प्रभावित हर नागरिक के लिए अटूट समर्थन पर शिवसेना के दृढ़ रुख से सभी को अवगत कराइए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे हैं ताकि वहां मौजूद महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित राज्य वापस ला सके। उन्होंने कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन दिया कि सभी को अपने परिवार के पास वापस भेजा जाएगा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर इंडिगो की एक फ्लाइट करीब 182 लोगों को महाराष्ट्र ला रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल महाराष्ट्र के करीब 500 लोग कश्मीर में मौजूद है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे पाकिस्तान ने कराया है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बेकसूर लोगों की शहादत खाली नहीं जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही कठोरता से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता वो खुद करे। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और बड़ी संख्या में पर्यटकों की टारगेट किलिंग के मद्देनजर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। इसकी गंभीरता और देश की जनभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस अपेक्षा करती है कि शाम 6 बजे प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे पार्टी का नेतृत्व करेंगे।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कि बैठक गुरुवार 24 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रस्तावित है। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। सांसद और शिवसेना संसदीय दल के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत शिंदे नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू और कश्मीर में हाल के घटनाक्रमों और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर श्रीकांत शिंदे राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और पहलगाम हमले से प्रभावित हर नागरिक के लिए अटूट समर्थन पर शिवसेना के दृढ़ रुख से सभी को अवगत कराइए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे हैं ताकि वहां मौजूद महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित राज्य वापस ला सके। उन्होंने कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन दिया कि सभी को अपने परिवार के पास वापस भेजा जाएगा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर इंडिगो की एक फ्लाइट करीब 182 लोगों को महाराष्ट्र ला रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल महाराष्ट्र के करीब 500 लोग कश्मीर में मौजूद है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे पाकिस्तान ने कराया है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बेकसूर लोगों की शहादत खाली नहीं जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही कठोरता से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता वो खुद करे। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और बड़ी संख्या में पर्यटकों की टारगेट किलिंग के मद्देनजर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। इसकी गंभीरता और देश की जनभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस अपेक्षा करती है कि शाम 6 बजे प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे। तो चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। चुनावी रंजिश में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, भाई गंभीर रूप से घायल, गांव में तनाव का माहौल। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। भगवानपुर रुड़की खेड़ी शिकोहपुर गांव में बुधवार को चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच भाजपा कार्यकर्ता शमीम की हत्या कर दी गई, जो कि 55 साल का था, जबकि उनका छोटा भाई नफीस गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर भगवानपुर थाने पहुंचे और हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार खेड़ी शिकोहपुर गांव में दो पक्षों के बीच ग्राम पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही है। पीड़ित पक्ष भाजपा समर्थक है, जबकि आरोपी पक्ष कांग्रेस से जुड़ा था। इन दोनों के बीच हाल ही में खेतों में गेहूं कटाई को लेकर भी विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले मशीन में गेहूं डालने को लेकर दबाव बनाया और विरोध करने पर झगड़ा भी किया। उस वक्त लोगों ने मामले को शांत कर दिया, लेकिन बुधवार को यह रंजिश खून खराबे में बदल गई। बुधवार सुबह शमीम का एक परिजन बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर शमीम मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हमलावरों ने शमीम पर हमला कर दिया। उनके सीने और सिर पर गंभीर चोटें आई है और वह मौके पर ही बेसुध हो गए। परिजन उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में शमीम के छोटे भाई नफीस को भी गंभीर चोटें आई, जिन्हें पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें महंत इंद्रेश्वर अस्पताल देहरादून रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात शेखर चंद सुयाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चुनावी रंजिश थे। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और शमीम अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और मां जीवित है। शमीम खेतीबाड़ी के साथ साथ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। परिवार में उनकी बड़ी बेटी की शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन अब परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
तो चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। चुनावी रंजिश में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, भाई गंभीर रूप से घायल, गांव में तनाव का माहौल। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। भगवानपुर रूड़की खेड़ी शिकोहपुर गांव में बुधवार को चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच भाजपा कार्यकर्ता शमीम की हत्या कर दी गई, जो कि 55 साल का था, जबकि उनका छोटा भाई नफीस गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर भगवानपुर थाने पहुंचे और हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार खेड़ी शिकोहपुर गांव में दो पक्षों के बीच ग्राम पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही है। पीड़ित पक्ष भाजपा समर्थक है, जबकि आरोपी पक्ष कांग्रेस से जुड़ा था। इन दोनों के बीच हाल ही में खेतों में गेहूं कटाई को लेकर भी विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले मशीन में गेहूं डालने को लेकर दबाव बनाया और विरोध करने पर झगड़ा भी किया। उस वक्त लोगों ने मामले को शांत कर दिया, लेकिन बुधवार को यह रंजिश खून खराबे में बदल गई। बुधवार सुबह शमीम का एक परिजन बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर शमीम मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हमलावरों ने शमीम पर हमला कर दिया। उनके सीने और सिर पर गंभीर चोटें आई है और वह मौके पर ही बेसुध हो गए। परिजन उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में शमीम के छोटे भाई नफीस को भी गंभीर चोटें आई, जिन्हें पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें महंत इंद्रेश्वर अस्पताल देहरादून रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी देहात शेखर चंद सुयाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चुनावी रंजिश थे। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और शमीम अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और मां जीवित है। शमीम खेतीबाड़ी के साथ साथ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। परिवार में उनकी बड़ी बेटी की शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन अब परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। यूपी के इस जिले में बनेगा प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मिली मंजूरी। ये क्लस्टर उत्तर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पेश करेगा और प्रदेश को डिजिटल इंडिया अभियान में मजबूती से आगे ले जाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को नई उड़ान मिलने जा रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत देश की जानी मानी कंपनी हेवेल्स इंडिया लिमिटेड करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, जिससे अब मंजूरी मिल गई है। इस क्लस्टर का निर्माण ईडा सेक्टर 10 में किया जाएगा। क्लस्टर का काम 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जाएगा और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। 539 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार 144 करोड़ रुपए और ईडा 393 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये क्लस्टर सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण भी देगा। यह मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, मेडिकल और हार्डवेयर सेक्टर की तकनीक भी यहाँ विकसित की जाएगी। यहाँ कारखानों के अलावा मीटिंग हॉल, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केंद्र और बिजनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि यहाँ काम करने वालों को रहने और काम सीखने की पूरी सुविधा मिल सके। क्लस्टर में 176 तैयार फैक्ट्री यूनिट भी बनाई जाएगी, जिससे उद्योग तुरंत शुरू किया जा सकेगा। साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा। EMC योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया के तहत देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यूपी में ये क्लस्टर बनने से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। यूपी के इस जिले में बनेगा प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मिली मंजूरी। ये क्लस्टर उत्तर प्रदेश के विकास की नई तस्वीर पेश करेगा और प्रदेश को डिजिटल इंडिया अभियान में मजबूती से आगे ले जाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को नई उड़ान मिलने जा रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा क्षेत्र में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस क्लस्टर के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत देश की जानी मानी कंपनी हेवेल्स इंडिया लिमिटेड करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, जिससे अब मंजूरी मिल गई है। इस क्लस्टर का निर्माण ईडा सेक्टर 10 में किया जाएगा। क्लस्टर का काम 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जाएगा और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। 539 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्लस्टर के लिए केंद्र सरकार 144 करोड़ रुपए और ईडा 393 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये क्लस्टर सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण भी देगा। ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, मेडिकल और हार्डवेयर सेक्टर की तकनीक भी यहाँ विकसित की जाएगी। यहाँ कारखानों के अलावा मीटिंग हॉल, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केंद्र और बिजनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि यहाँ काम करने वालों को रहने और काम सीखने की पूरी सुविधा मिल सके। क्लस्टर में 176 तैयार फैक्ट्री यूनिट भी बनाई जाएगी, जिससे उद्योग तुरंत शुरू किया जा सकेगा। साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा। EMC योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया के तहत देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यूपी में ये क्लस्टर बनने से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दर्शकों, अब लौटते एक ब्रेक के बाद जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।